अस्सलाम वालेकुम, मतीउल्लाह जान MJ TV और मेरे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर। और आज साकिब बशीर और मतीउल्लाह जान MJ TV आपके लिए 3 बड़ी खबरें लेकर आए हैं। सबसे पहले तो स्पीकर कौमी असम्बली जो कि पार्लियामेंट के अन्नदाता होते हैं, आइन के मुताबिक कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, अयाज सादिक। अब वो उन्होंने एक नया बयान दिया है, नई वजह बताई है अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में नामजद न करने की, जो कि PTI की तरफ से महमूद खान अचकज़ई का नाम दिया गया है। और वो नई वजह भी बड़ी दिलचस्प है, इस पर बात करेंगे। और दूसरी खबर साकिब, दूसरा हमारा मौजू होगा जस्टिस रिटायर्ड मंसूर अली शाह, जो 27वीं आइनी तरमीम के बाद जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। गुज़श्ता रोज़ इतवार के दिन, छुट्टी के दिन, उनके साहबजादे की शादी थी, लाहौर में वलीमा था और उस वलीमे में बड़ी बड़ी कदावर शख्सियात मौजूद थीं और बड़ी अहम ख़बरें हैं इस बड़ी बैठक या उसको जो बड़ी गैदरिंग थी उसमें क्या क्या हुआ है वो आपके सामने रखेंगे। और तीसरा हमारा मौजू होगा, तीसरी खबर इस्लामाबाद के चहरी में 2 अहम वाक़यात हुए आज। सोहेल अफरीदी चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद बार की तरफ से उन्हें मदऊ किया गया था। आज उन्होंने खिताब किया और अपनी तकरीर में एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट को भी निशाना बनाया और ख़ास तौर पे हुकूमत को। उन्होंने ये ऐलान किया कि बज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़े फ़ौजी ऑपरेशन की तैयारियां हो रही हैं और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जान बचाना हमारा फ़र्ज़ है, जो हम करेंगे। और इसके साथ ही एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी के ख़िलाफ़ जो पीका के कानून के तहत मुकदमा चल रहा है, उसमें जिरा हुई। सरकार के वकील यानी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो सरकारी मुलाजम थे, असिस्टेंट डायरेक्टर अनीसुर रहमान, उन पे जो सवाल जवाब हुए बड़े ही दिलचस्प हुए और उनको कुछ वीडियोस भी दिखाई गई। इसके ऊपर बात करेंगे, मगर सबसे पहले शुरू करते हैं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की तैनाती का मामला शायद हल नहीं करना चाह रहे। हल हो सकता है लेकिन कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं वो इसको हल ही नहीं करना चाह रहे। अगस्त में ये नाम जिसकी मंजूरी या नामजदगी इमरान खान साहब ने की थी, जिसके बाद PTI के MNAs ने स्पीकर अयाज सादिक जो उनको एक प्रोसीजर के तहत जो अपोजिशन के MNAs हैं उनके सिग्नेचर के साथ ये जमा करवाया था कि ये हमारे नामजद अपोजिशन लीडर हैं, इनका नोटिफिकेशन किया जाए। महमूद खान अचकज़ई, उनका नोटिफिकेशन किया जाए। लेकिन इससे कबल सरदार अयाज सादिक ये कहते आए हैं कि क्योंकि अदालत में केस ज़ेरे इल्तिवा है साबिक स्पीकर उमर अयूब का, तो इस वजह से वो कुछ नहीं कर रहे। हालांकि अदालत की जानिब से कोई स्टे भी नहीं था, लेकिन अब जाकर अदालत से मुसद्दका दस्तावेज़ात लेकर जब उनके ऑफिस में जमा करवाई गई हैं, तो आज एक तो सहाफ़ियों के साथ उनकी एक मीटिंग हुई जिसमें उनसे मंसूब एक बयान आया सामने कि वो ये कहते हैं कि जो MNAs हैं PTI के, उनमें से कुछ नहीं चाहते कि महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर बने। फिर एक बात तो ये आई और दूसरी बात जो उनके चीफ वेप हैं PTI की जानिब से जो डोगर साहब हैं, आमिर डोगर, उनसे भी मुलाकात हुई। उन्होंने दस्तावेज़ात जमा करवाई कि अदालत के केस के हवाले से जितने ही मामलात हैं वो क्लोज हो चुके हैं, आप अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन करें। लेकिन उनकी जानिब से ये कहा गया कि आइन और कानून के मुताबिक वो प्रोसेस करेंगे, देखेंगे, जब इजलास आएगा तो उस वक़्त ये देखेंगे। तो मतीउल्लाह जान साहब, ये तो वो फैक्ट्स हैं जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई इस हवाले से, वो मैंने अपने देखने वालों को बताई। लेकिन आप ये बताएं कि सरदार अयाज सादिक आखिर चाहते क्या हैं? इससे कबल भी हमने देखा MNAs उठाए गए इसी असम्बली से, इन्होंने कहा मैं रिज़ाइन कर दूंगा। फिर हमने ना रिज़ाइन देखा, ना कोई इंक्वायरी कमेटी, ना कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई, कुछ भी नहीं हुआ। और अब जो है अपोजिशन लीडर 4 माह हो गए हैं और ये कहते हैं जी मैं बड़ा कस्टोडियन हूँ और बड़ा आइन और कानून के मुताबिक काम करने वाला हूँ। लेकिन एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा एतराज़ बड़ा अजीबोगरीब किस्म का सामने ला रहे हैं। पर साकिब, आपको तो पता है ना कि हमारी माएँ बड़े अच्छे अच्छे नाम रखती हैं हमारे। अब इसी तरह अब मैं अपने नाम से ही कर लूँ, मतीउल्लाह जान। मैं शायद उतना फर्माबरदार ना हूँगा, गुनाहगार आदमी हूँ और आपके नाम की मैं बात नहीं करूँगा। मगर अयाज सादिक
जिनके नाम में सादिक आता है, लेकिन वो कितनी सदाकत की बात करते हैं, कितने सच के अमीन हैं, ये तो उनके बयानात से ही ज़ाहिर हो जाता है। देखिए, ये वही स्पीकर कौमी असम्बली हैं जो कि एक तरफ तो कहते हैं कि अदालतें पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकती, और अदालतों ये आइन के अंदर पार्लियामेंट की कार्रवाई को तहफ़्फ़ुज़ है। यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हो गए थे अयाज सादिक साहब भी मखसूस नशिस्तों वाले मामले के ऊपर, और बहुत सारे अदालती अहकामात पे अमल दरामद में भी लैतोलाल का मुजाहरा किया गया, सिर्फ इसलिए कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है। तो अब जब अपोजिशन लीडर की नामजदगी की बारी आई, जो कि कानून और आइन का तकाजा है, और अपोजिशन के बगैर भी पार्लियामेंट पूरी नहीं होती और अपोजिशन लीडर के बगैर भी पार्लियामेंट पूरी नहीं होती, मगर नून लीग का यह खासा है कि क्योंकि जिस तरीके से ये हुकूमत में आए हैं तो इनके नज़दीक तो अपोजिशन तो होनी ही नहीं चाहिए, और इनके नज़दीक तो इलेक्शन में भी जो है ये सिर्फ बिला मुकाबला ही मुंतखब होने चाहिए, जो कि हुए वो, क्योंकि मुकाबला तो था ही नहीं। बस बात यह है कि ये बड़ी ही अफसोस की बात है कि ये स्पीकर पहले कहते हैं कि अदालतें मुदाखलत नहीं कर सकती, और फिर बहाना ये लगाया, मैं समझता हूँ ये बड़ी घिसी पिटी बात है कि भाई अदालत में पेंडिंग है। हाँ। और भाई अदालत में पेंडिंग है, पार्लियामेंट का उससे क्या ताल्लुक है? और अदालत में क्या पेंडिंग था मामला? किसी को पता है कि अदालत में पेंडिंग था मामला? यही होगा ना कि भाई आइन के मुताबिक पार्लियामेंट जो है वो अपना स्पीकर जो है अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रहा, तो अगर उन्होंने वहाँ से मामला हटा लिया है तो आप अब फ़राइज़ अंजाम दे दें, और अगर आप ये नामज़द कर देते स्पीकर को, महमूद खान अचकज़ई को, तो अदालत का मामला खुद ही ख़त्म हो जाता। यही था ना। तो मेरा ये ख्याल है कि ये सब बहाने हैं, और इतने ऊंचे ओहदे पे बैठ के इतनी छोटी बात नहीं करनी चाहिए अयाज सादिक साहब को कि अदालत में मामला पेंडिंग है। अच्छा, अब जब वो मामला ख़त्म हो गया, वो दस्तावेज़ात जमा करा दी गई कि अदालत में कुछ नहीं है, अब दूसरा बहाना सुने अयाज सादिक साहब का। दूसरा बहाना ये है कि जी पीटीआई के अंदर कुछ एमएनए मुझे मिले हैं और वो नहीं चाहते कि महमूद अचकज़ई जो है वो अपोजिशन लीडर बने। तो मेरे ख्याल में ये तो स्पीकर साहब को इतना तो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है यार, कोई इज़्ज़त नफ्स होती है। आप एक स्पीकर के ओहदे पे बैठे हुए पार्लियामेंट में कुछ एमएनएस को बुज़दिल साबित कर रहे हैं, वो इतने चोर हैं, इतने बुज़दिल हैं कि वो बात खुलेआम अपनी पार्टी में नहीं कर सकते, और वो आपके कान में आके बता रहे हैं। अयाज सादिक जो है ना, वो पूरे मोहल्ले की माँ है, पूरे मोहल्ले की अम्मा है, जिसको सारे आके सरगोशियाँ करते हैं, और अपने घरों में वो बात नहीं करते। तो मुझे ये बड़ा ही एक छोटी बात लगी, घिसी-पिटी बात लगी, जो स्पीकर के ओहदे को ज़ेब नहीं देती कि कुछ एमएनएस ने कहा वो ना बने। तो क्या ये वजह है कि आप इस वजह से नहीं नामजदगी कर रहे? उसमें जो सिग्नेचर हैं, एमएनएस हैं, पीटीआई के सारे एमएनएस के सिग्नेचर हैं, तो आप उनको बजाय इसके कि आप मीडिया को आकर कहेंगे वो जी मान नहीं रहे, कुछ लोग जो है उनका इतराज़ है, आप उनको कहते हैं कि आप अपने सिग्नेचर विड्रॉ करें ना वहाँ से पब्लिकली, या तो फिर आप नाम ले लें। हाँ? कि जनाब फलां फलां बंदा मुझे मिला है, ये नाम है, उनके उनसे जा पूछ लें, वो कह रहे हैं जी हम मानते ही नहीं है। आपको कल कोई आके सरगोशी कर जाएगा और आप फैसले देते रहेंगे, रूलिंग देते रहेंगे सरगोशियों की बुनियाद पे। ये सरगोशियों की बुनियाद पे ये जो अयाज सादिक साहब की खरगोशियाँ हैं ना, खरगोशियाँ, तो मेरा ख्याल है ये स्पीकर के ओहदे को ज़ेब नहीं देती। और ये बाय द वे हर दफ़ा याद दिलाना पड़ता है कि ये वही अयाज सादिक है ना जिनके होते हुए पार्लियामेंट के अंदर इस्लामाबाद पुलिस घुसी, एमएनएस को घसीट के पार्लियामेंट के अंदर से निकाला, और यही अयाज सादिक थे जो उस वक्त उन्होंने बड़े जज्बाती अंदाज में डायलॉग मारा कि मैं तो इस्तीफ़ा देने का भी सोच रहा हूँ, और उसके बाद आज तक कोई इस्तीफ़ा नहीं। ठीक है ना, ये हमारे स्पीकर हैं। जब इस तरह के लोग इतने बड़े ओहदों पे बैठेंगे, मुझे पता है पार्लियामेंट की इज्जत कौन करेगा? हम लोग हर रोज़ ये बैठ के यहाँ रोना रो रहे होते हैं कि पार्लियामेंट का जो है बालादस्त है, इसकी इज्जत नहीं होती। यही लोग हैं जिनकी वजह से पार्लियामेंट की तहकीर होती है, तौहीन होती है, तज़दीक होती है। और ये लोग आज, और मुझे ये लगता है कि नून लीग को ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि अपोजिशन और अपोजिशन लीडर कितने इम्पोर्टेंट हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये इनकी मेंटालिटी है कि ये ना तो मुल्क में अपोजिशन को देखना चाहते हैं, ना अपोजिशन लीडर को, और ये वो आमराना सोच है कि जो सिर्फ आमराना कुव्वतों की मदद से इक़्तिदार में आए लोगों की हो सकती है। लेकिन अयाज सादिक तो माशाल्लाह से सरदार अयाज सादिक, और बहाना क्या है जी, मुझे कुछ ने सरगोशी की है कि जी इनको ना बनाया जाए। अब हमें क्या पता वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, वो खुफिया अदारे के लोग थे,
वो कौन लोग थे, कौन से रैंक के लोग थे जो स्पीकर के कान में रात को आके सरगोशियाँ करते हैं और वो सुबह उठ के कहते हैं नहीं जी महमूद अचकज़ई का नोटिफिकेशन ही जारी करना है। तो ये बड़ी ही एक अफसोसनाक और मैं कहता हूँ शर्मनाक अमल है एक स्पीकर का। और ये जितनी ताख़ीर हो रही है अपोजिशन लीडर के नामज़द करने में, मैं समझता हूँ कि जो पार्लियामेंट का काम है वो बिल्कुल ब्रेक डाउन हुआ है, बिकॉज कोई अपोजिशन नहीं है, कोई अपोजिशन लीडर भी नहीं है और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की है। और 27वीं आइनी तरमीम हुई जिससे पूरा जो ख़ास तौर पर जो अदलिया का ढांचा है वो तब्दील कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को 2 लख्त कर दिया गया, एक नई अदालत कायम कर दी गई। ये सारा कुछ होते हुए भी ना तो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर तैनात हुआ और ना ही सेनेट में अपोजिशन लीडर तैनात करने की हिम्मत की इस हुक्मरान इत्तेहाद ने। एक तरफ यूसुफ रज़ा गिलानी जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं और वो चेयरमैन सेनेट बनकर वो नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे हैं, और दूसरी जानिब अयाज सादिक वो मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं, वो नोटिफिकेशन जो है वो नहीं कर रहे। लेकिन दोनों जमातें जब बात करने पे आती हैं तो जमहूरियत जमहूरियत और जमहूरियत। और आपको ये भी बता दें कि अपोजिशन लीडर जो होता है वो पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन भी होता है रवायात के मुताबिक। और इस वक्त अपोजिशन लीडर ना होने का मतलब ये है कि ये जो सरकार के इदारे हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पे लोग बैठे हैं, उनका पार्लियामेंट में एहतसाब नहीं हो सकता। उन इदारों की जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो उस तरीके से उनका जायज़ा नहीं लिया जा सकता जिस तरीके से रवायात के मुताबिक पब्लिक अकाउंट कमेटी में बैठा अपोजिशन लीडर बतौर चेयरमैन जायज़ा ले सकता था। तो वो अमल भी रुका हुआ है और मुझे लगता है कि हुकूमत ऐसा बहुत कुछ कर रही है इन सरकारी अदारों में आवाम के पैसे के साथ जिसके लिए वो जवाबदेह नहीं होना चाहती, और इसीलिए पब्लिक अकाउंट कमेटी में ना तो अपोजिशन लीडर बतौर सरबराह बैठ रहे हैं और ना ही अपोजिशन लीडर पार्लियामेंट के अंदर कोई तकरीर करने वाला मौजूद है। बड़ी ही तशवीशनाक सूरत हाल है। आगे बढ़ते हैं। साबिक जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, रिज़ाइन दिया 27वीं आइनी तरमीम जैसे जिस लम्हे सदर ने इस पर दस्तखत किए थे उसी लम्हे जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने जब वो रिज़ाइन किया था उनके साहबजादे की कल इतवार के दिन लाहौर में शादी थी और उसमें बड़ा इकट्ठ था। सुप्रीम कोर्ट से लेकर लाहौर हाई कोर्ट तक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, साबिक जजेस, साबिक चीफ जस्टिस और दीगर अहम रहनुमा जो है वो वहाँ पे मौजूद थी। बड़ी गैदरिंग थी। कुछ खबरें भी इससे जुड़ी हुई हैं, तो क्या खबरें हैं मतीउल्लाह जान साहब? देखिए, पहली बात तो ये है कि वहाँ पे हम चंद दोस्त जो हैं, शुक्रिया जस्टिस मंसूर साहब का कि उन्होंने मदऊ किया। मैं था, हसनात मलिक था, अदील सरफराज थे और हमारे और कोलीग भी थे, वसीम मलिक और मरियम भी थी, मरियम नवाज़ भी थी। और वहाँ पे हमने जो सबसे पहले एक चीज़ नोट की कि बड़ी महदूद किस्म की उन्होंने गैदरिंग रखी थी। ठीक है। और उसमें बड़े लोग तो थे लेकिन उन लोगों की बड़ाई इसमें थी कि वो सब के सब आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखने वाले लोग थे। यहाँ तक के अच्छा, कुछ ऐसे नहीं थे कि जो आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन नहीं रखते थे। कुछ बीच में थे जिनके साथ हमने ज़रूर सवाल जवाब गपशप भी की। अब आप नाम तो नहीं, याया साहब तो होंगे, पुराने दोस्त हैं मंसूर अली शाह साहब। नहीं, याया साहब भी नहीं। आइन और कानून के साथ जो उन्होंने खिलवाड़ किया है, नहीं, अमीनुद्दीन खान साहब भी वो भी नहीं थे। आईनी अदालत के भी सरबराह नहीं थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी नहीं थे। अच्छा, और सरफराज डोगर साहब तो होंगे। सरफराज डोगर वो भी नहीं थे। आलिया नीलम भी नहीं थी लाहौर हाई कोर्ट। ये तो कोई बात ना हुई। और साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा भी नहीं थे। अच्छा, आप देखें ना, जस्टिस मंसूर ने अगर अपने 50 साल पुराने दोस्त जस्टिस याया अफरीदी को नहीं बुलाया, जो कि इस इमारत के सरबराह हैं, वो वैसे लाहौर फिर रहे थे। हाँ, वो लाहौर फिर रहे थे और वो शायद यही शो करना चाह रहे थे कि मैं इधर ही हूँ, मगर बहरहाल नहीं बुलाया। और सच्ची बात तो ये है कि जो कुछ चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ किया, उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह की जगह कोई भी होता तो वो कभी भी चीफ जस्टिस याया अफरीदी को ना बुलाता, ऑब्वियसली। और जिनको नहीं बुलाया आपको उसकी वजूहात भी बड़े वाज़े तौर पे पता है। काजी फायज ईसा भी नहीं, बिल्कुल नहीं, वहाँ पे थे नहीं। और मुझे यही लगता है कि उनको भी नहीं बुलाया गया, ऑब्वियसली। तो मुझे लगता है कि इतना एक ओकेजन होता है। आपको पता है, जज बच्चे की शादी हो
और जिन्होंने 32-35 साल जजी में गुजारे हों, अदलिया में एक साथ गुजारे हों, और आप दावत किसी को न दें, तो उसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि यू फील बिट्रेड। आपको गुस्सा होता है, आपको सदमा होता है कि यार मैं किस मुंह से बुलाऊं। और ये तो एक फैमिली फंक्शन होता है, और जिस शख्स ने जिसके रब्ता ताल्लुक़ और दोस्तियाँ भी फैमिली के लेवल पे थी, और अगर वो आएगा भी या उसकी फैमिली आएगी भी, तो वो किस मुंह से आएगा, मुझे बताएं ना। बल्कि याही अफरीदी तो कहते हैं जज बाद में बने हैं, दोस्तियां पहले की थी, बहुत पुरानी दोस्तियां, बहुत पुरानी स्कूल के दोस्तियां। दौर की। अच्छा, 3 लोगों का मैं ज़रूर पूछूंगा, एहसन भून, आज़म नज़ीर तारड़ और मंसूर अवान अटॉर्नी जनरल। इन तीनों शख्सियात को आपने देखा है वहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा, और मेरा यही तासुर है कि उनको भी नहीं बुलाया गया होगा। और वैसे भी जो कुछ उन्होंने इस निज़ाम के साथ किया है, तो गिला सिर्फ जस्टिस मंसूर का नहीं है, गिला हम जैसों का भी है, और उन तमाम लोगों का है, इन शख्सियात से जिनके नाम आपने अपनी ज़ुबान पे लाए हैं, कि इन लोगों ने इस निज़ाम का तहस नहस कर दिया है अपने ज़ाती और सियासी मफाद की खातिर। तो ये तो एक प्राइवेट फंक्शन था, चलें, ये तो एक डिस्क्रिप्शन है, स्वाबदीद है जस्टिस मंसूर साहब की, वो किसी को बुलाएं, लेकिन फिर भी इतने बड़े इवेंट के हमें तवक्को होती है कि ये सारे लोग होंगे, क्योंकि इस शख्स ने वक्त गुजारा है इन तमाम लोगों के साथ जिनका आपने नाम लिया है, ठीक है। और अगर उनको नहीं बुलाया जाता तो फिर उनको भी अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि वो इस काबिल क्यों नहीं ठहरे कि आज इतने अहम ओकेजन पे जो है वो मौजूद होते हैं। वो पब्लिक फेस ही नहीं है उनका। साकिब, उनको अगर बुलाएंगे तो ये एक दूसरे को ही बुलाएंगे ना। अब जस्टिस मंसूर के साथ नहीं, ये बात जस्टिस मंसूर के साथ नहीं है कि उनके साथ बुरा हुआ, या चीफ जस्टिस याही आफरीदी ने जस्टिस मंसूर का हक मार के चीफ जस्टिस के ओहदे पे बैठ गए, ये उनका मसला नहीं है। ये इस 25 करोड़ आवाम के साथ जो किया गया है, मैं तो समझता हूँ कि महज़्ज़ब मुल्कों के अंदर ऐसे तमाम लोगों का सोशल बाइकआउट किया जाना चाहिए। ये जितने आपने नाम लिए और मैंने बताया कि जो नहीं आए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट किया जाना चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं कि ये वो लोग हैं जो पब्लिक किसी तकरीब में अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, मासिवा उन चंद लोगों के जो उनके जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे मारने वाले, फंड लेने वाले कोई होंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये लोग की मौजूदगी वहाँ पे नहीं थी, क्योंकि वैसे भी इनकी मौजूदगी से शायद जितने दूसरे लोग आए हुए थे शायद वो ही छोड़ के चले जाते। अच्छा भाई, इनको किधर बुला लिया यार। तीन नाम मैं और लूँगा, बाकी हम आगे डिस्कशन करते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला थे, और जस्टिस बाबर सत्तार थे, और सरदार एजाज साख खान थे। अच्छा, ये भी थे। जस्टिस जहांगीरी भी थे, बिल्कुल। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा थे, वो जो लाहौर वाले जिन्होंने रिजाइन किया, मतलब आइन और कानून के और जस्टिस साथ जो खड़े हुए हैं लोग, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब भी थे, और वो भी थे। आपको पता है वो हर एक से बना के रखने की कोशिश करते हैं। और फिर वो मलक शहजाद अहमद घिबा भी थे, बिल्कुल, वो भी मौजूद थे। और सीनियर वकला भी थे, साबिक अटॉर्नी जनरल अता इलाही भी थे। अच्छा, साबिक अटॉर्नी जनरल को बुलाया है, मौजूदा अटॉर्नी जनरल को नहीं बुलाया। मौजूदा अटॉर्नी जनरल वैसे खुशाब में ना, वो तरक्याती कामों में खंबे टूटियों का इफ्तिताह कर रहे होंगे, टूटियां, नालियां, अब तो उनकी अदालतों में जरूरत ही नहीं है। नहीं, जरूरत अगर होता भी, वो उनके पास टाइम ही कहाँ हुआ, वो अब सियासत अपनी चमका रहे हैं। अब आईनी अदालत में तो अटॉर्नी जनरल को हर वक्त खड़े रहना चाहिए, जी, और आईनी अदालत के सारे जजों को हर वक्त बैठे रहना चाहिए। लेकिन इधर क्या हो रहा है, ये सिविल जजों, मजिस्ट्रेटों की तरह एक जज बैठ के, दो जज बैठ के आईनी अदालत के कार्रवाइयाँ चला रहे हैं। ये बेंच बने हुए बाकायदा। हालांकि आईनी अदालत इतना बड़ा इदारा है, इतनी बड़ी गाड़ियाँ हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इतनी बड़ी तनख्वाहें, मराहत हैं, टाइटल हैं, ओहदे, फीतियाँ लग गई हैं, और काम वहाँ धेले का नहीं हो रहा। और अभी असनाद मलिक साहब ने अभी बताया था कि अब तो झगड़ा हो रहा है मुराद के ऊपर, असासों के ऊपर। सी बात उसी पे होना है, बस आइन कानून तो चला गया ना, तो अब वापस आते हैं, क्योंकि हमारी जो वीडियोस हैं देखते भी हैं कुछ लोग जुडिशरी में से बड़ा बहुत देखते हैं। तो क्या खबर है, बहुत से, मैं अब नाम लेना मुनासिब नहीं है, नाम जो एक कॉमन ऑब्जर्वेशन थी वो यही थी कि बहुत गौर से सिटिंग भी और साबिक जजेस भी व्लॉग्स को देखते हैं। ठीक है, शायद उनके पास मालूमात का जरिया सिर्फ अब सोशल मीडिया रह गया है, और ये हमारे ये वैसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मेनस्ट्रीम मीडिया और अखबारात, और ये उन्होंने बताया कि मेनस्ट्रीम मीडिया और अखबारात जो हैं उन पे अब वो रिलाई नहीं करते,
और सोशल मीडिया पे रिलाई करते हैं। बल्कि मुझे तो हैरानी हुई एक साबिक जज से, उनकी मेहरबानी, उन्होंने कोई साल डेढ़ पहले का कोई व्लॉग था, उसके जुमले भी याद किए हुए थे। और मुझे बता रहे थे कि आपने ये बातें की, आपने ये जुमले बोले थे, थोड़े सख्त थे। और फिर वो कहते हैं असनाद साहब के बारे में जज साहब का कहना था वो बड़ा ज़रा संभल के बात करते हैं। अच्छा, आप आउट ऑफ कंट्रोल। और आपके बारे में भी यही राय थी कि आप बड़ा मोहतात बात करते हैं। मेरे बारे में उनकी राय कोई इतनी अच्छी नहीं थी। अच्छा। लेकिन बस वो यही थी कि आप अल्फाज सख्त इस्तेमाल करते हैं। यही है। तो फिर मैंने उन्हें ये भी कहा कि फिर इसका मतलब आप असद तूर को नहीं सुनते। महाराज जी जिक्र हुआ सबका। अच्छा। और डिस्कशन भी हुई। अच्छा, कुछ जजेस के बारे में पिछले दिनों खबरें भी चल रही थी कि वो जनाब आईनी अदालत के जज बनने से पहले उन्होंने तैयारियां शारियां भी कर ली थी और इस तरह की कोई बात भी थी। एक जज को गिला था बड़ा असद तूर साहब से, सच्ची बात है। अच्छा। कि उन्होंने कह दिया कि वो जज तो जी तैयार थे, अपना सामान पैक करवा लिया था, अपना चैम्बर खाली करवा लिया था कि आईनी अदालत में जा रहे हैं, और फिर वो नहीं गए। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, इतनी भी तैयारी नहीं की थी। बल्कि उन्होंने असनाद मलिक का शुक्रिया अदा किया कि असद तूर के विलाग में असनाद मलिक ने उनको, असद तूर को कहा कि मैं इस खबर को दुरुस्त नहीं मानता। नहीं हो सकता तूर साहब के अपने सोर्सेज हैं, उन्होंने अपने सोर्सेज से खबर दी हो। बिल्कुल वो तो दी, लेकिन हो सकता है तैयारी थोड़ी की हो, लेकिन बता ज्यादा। वो जज साहब असनाद साहब को कह रहे थे कि आपका शुक्रिया कि आपने तरदीद की और कहा कि मैं इस खबर को नहीं मानता, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, असनाद साहब ने वैसे खबर की तरदीद नहीं की, उन्होंने कहा मेरे सोर्स के मेरी खबर नहीं है, ये तूर साहब की खबर है। ये उन्होंने ये भी कहा कि दुरुस्त नहीं हो सकती। अच्छा। तो वो जज साहब बड़े मुतमईन थे कि आप लोग अच्छा बैलेंस कर लेते हैं। अच्छा। तो एक तो ये था। दूसरा कुछ साबिक जजेस जो थे उनमें साबिक चीफ जस्टिस साहिबान भी थे और दूसरे जजेस भी थे, उनसे कुछ माजी की बातों के ऊपर भी हल्की फुल्की गुफ्तगू हुई। अच्छा। और उन्होंने ये कहा कि देखें ये गुफ्तगू जो है ना, आपने कोई नाम के हवाले से बात नहीं करनी, मुनासिब नहीं लगता। जी 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 जी। तारीख के कुछ ऐसे मिस्ट्रीज थी। मिसाल के तौर पे एक इशू था वो जो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने वाला था। तो वहाँ पे एक ठीक है, एक्सटेंशन देने वाला मामला था। तो वहाँ पे जो नई चीज़ सामने हमारे लिए जो दिलचस्प बात थी वो ये थी कि एक्सटेंशन देने वाले फैसले के अंदर जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा था कि 6 महीने पार्लियामेंट को दिए थे जी, तो उसके अंदर एक मस्जिद जज साहब का ये कहना था कि उनकी राय ये थी कि हम इसको ना करें, ठीक है, यानी कि हम ये नोटिफिकेशन को काला दम कर दें, ठीक। मगर फिर चूँकि दूसरे 2 जजेस जो थे वो इस पर राज़ी नहीं थे, तो मैंने सोचा मेरे इख्तलाफ करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे सिर्फ इस बात का था कि ये तो कोई लॉजिक या मंतक नहीं हो सकता, क्योंकि जज जो है अपनी ज़मीर की आवाज़ पे इख्तलाफ करता है, वो इस वजह से इख्तलाफ या इत्तफाक नहीं करता कि फ़ैसले पे अमल होगा या नहीं, ठीक है। तो बहरहाल इस हवाले से एक जुमला मुझे जो अभी भी कान में गूंजता है, उनका कहना था चलो बस जो हो गया सो हो गया, अब और क्या हो सकता था। तो मैं इस बात से कुछ ज़्यादा मुतमईन नहीं हुआ कि ये कुछ मेरे ख्याल में ठीक बात नहीं थी, क्योंकि यही वो फैसला था, आपको याद है साकिब, 6 महीने का जो टाइम, ये सारा गुनाह जो है, गुनाह का बोझ पार्लियामेंट पर डाल दिया गया, जहाँ पे जजों को स्टैंड लेना चाहिए था। और यही वो फैसला था जो मैंने अमूमन अपने व्लॉग में भी कहा कि जिसका एक मकाफात अमल हुआ, और फिर जो कानून में चीज़ थी नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने दी जनरल बाजवा को 6 महीने की एक्सटेंशन, तो फिर बाद में जो आइन में जो चीज़ थी कि किसने चीफ जस्टिस बनना है, उस आइन में होते हुए भी जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन सके। तो मेरा ये ख्याल है कि ये चीज़ जो थी, और फिर एक और दिलचस्प जो चीज़ सामने आई कि जब हल्फ बर्दारी थी तो चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा की, तो वहाँ पे एक ऐसे विटनेस हमें मिले कि उन्होंने ये बताया कि जब जनरल बाजवा हल्फ बर्दारी के बाद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा से हाथ मिला रहे थे, तो उन्होंने चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा से कहा कि जनाब मलिक रियाज जो है ना वो पूरा पाकिस्तान को बेच के खा जाएगा, इसका कुछ करें। अच्छा, इसका ये वो विटनेस जो है वो बता रहे हैं, ये वो विटनेस बता रहे हैं कि ये जुमला बोला उन्होंने, और इसके अलावा शायद उनका ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो सका, तो आगे से कोई जवाब खोसा साहब ने नहीं दिया, वो चुप करके उन्होंने बस कहा कि सही है, कोई हाँ हूँ भी नहीं की और चुप करके। और यही बताया गया कि बहुत दबाव था
उस दौर के भी एक गवाह थे, उन्होंने कहा कि बहुत दबाव था चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा पे मुलाकात का। उस वक्त भी उस वक्त के जो लॉ मिनिस्टर थे, उस वक्त के जो अटॉर्नी जनरल थे, और बल्कि उन्होंने उस वक्त के एडवोकेट जनरल का भी हवाला जो है उस गवाह ने दिया कि ये सारे लोग ये चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा के पास गए कि जनाब मिल लें, जनाब बाजवा से मिल लें। अच्छा, ये बात मुझे याद पड़ता है कि यहाँ पे आखिरी मीटिंग जो सहाफियों के साथ हुई थी उसमें भी उन्होंने कुछ बातें की थी। बातें चीफ जस्टिस साहब खोसा साहब ने भी इसको खोसा साहब ने भी की थी। तो उन्होंने कहा, आपके विटनेस क्या कह रहे थे? वो विटनेस ये कह रहे थे कि भाई मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं मिलूंगा। अच्छा। फिर उन्होंने ये बताया कि एक बार मुझे मेरे टेलीफोन ऑपरेटर ने चैम्बर में एक टेलीफोन आई कि जनाब वो कॉल आई है और जनाब बाजवा साहब जो हैं वो मिलना चाहते हैं आपसे ना, फ़ोन पे बात करना चाहते हैं। तो ये भी वाकया जो है उस विटनेस ने बताया कि जनाब वो जब ऑपरेटर ने कहा मिलना चाहते हैं तो आगे से जवाब जो है नफ़ी में ही मिला कि मैं बिल्कुल कोई मैं बात नहीं करूँगा। सही है। तो ये कुछ हक़ाइक़ तो हैं जो कि अभी सामने आ रहे हैं, मगर मेरे जहन में फिर भी एक सवाल रह गया कि अगर ये मुलाकातें नहीं भी होनी थी, नहीं भी की जा रही थी, तो फिर वो फैसले जो आ रहे थे वो ऐसे क्यों आ रहे थे? क्या ये पैगामात का असर था? मुलाकात तो क्योंकि हुई नहीं, लेकिन पैगाम तो आते रहे मुलाकात के लिए। क्या दबाव था? तो इसके ऊपर तो चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस खोसा साहब को मैंने बहुत कोशिश की बात करने की, लेकिन वो कह रहे थे कि वो मुनासिब नहीं है, अब जो हो गया सो हो गया। आपको विटनेस ने इतना कुछ बता दिया, खोसा साहब ने क्या बताना था? बिल्कुल। मतलब ये भी और दूसरा ये कि जस्टिस शौकत सदीकी साहब के हवाले से भी उधर डिस्कशन हुई कि जो इल्ज़ामात थे वो इतने संगीन थे, उसको इन्वेस्टिगेट तो होना चाहिए था जी। तो उस पर भी जो वहाँ पे डिस्कशन में एक साहब ने यही कहा कि देखें, जो जुडिशल काउंसिल के मेंबर थे उस वक्त जस्टिस शौकत सदीकी के, ठीक है, उनका ये कहना था कि देखें उन्होंने एक बात एडमिट कर ली थी कि ये तकरीर उनकी है। अच्छा। तो हमने जज के मिसकंडक्ट को देखना है ना, किसी और के मिसकंडक्ट को नहीं देखना होता। अच्छा। तो वो भी मुझे बड़ी अजीब सी एक बात लगी कि जज का मिसकंडक्ट जो है अगर कि मखसूस हालात के अंदर हो रहा है तो उन हालात का कम से कम जायज़ा तो लेना चाहिए ना। जी देखना अगर चाहिए। आप उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं भी ले सकते तो कम से कम आपको हक़ाइक़ तो पूरे रिकॉर्ड पे रखनी चाहिए। बिल्कुल। तो वो उस हवाले से भी मुझे कुछ इतना ज़्यादा इत्मीनान नहीं हुआ कि ये कोई रीज़न नहीं हो सकती कि सिर्फ जज ने का कंडक्ट देखना है। लेकिन फिर यह भी कहा गया कि जब बहाली की गई तो उस वक्त कौन से इन्वेस्टिगेट किए गए। बात तो ठीक है, उस वक्त काजी उल क़ज़ा जो है वो मनसब पर मौजूद थे। 26वीं तरमीम के हवाले से भी हमारे कुछ ज़राए कहते हैं कि वो भी बात हुई कि देखें जी, आईनी बेंच को अल्टीमेटली 26वीं तरमीम तो सुननी चाहिए थी, फैसला कर देते जो भी फैसला होता, लेकिन उसको 1 साल लगाया ही नहीं गया। तो ये भी एक वो वजह यही थी कि 27वीं आ रही थी। अच्छा। तो बहरहाल जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब भी मिले साबिक, उन्होंने अपनी मेरी तरह जैकेट पहनी हुई थी। अच्छा। और बिल्कुल बेपरवाह होके वहाँ पे घूम रहे थे और हमें मिले, उन्होंने एक्नॉलेज किया उनकी बड़ी मेहरबानी, और उन्होंने पूछा, वहीद मुराद साहब उनके बड़े फेवरेट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने उनका इंटरव्यू भी क्या रखा है, तो उनके बारे में उन्होंने बड़ा पूछा। तो वो वहीद मुराद साहब तो आए नहीं थे, तो बहरहाल और ज़्यादा उन्होंने कोई बात नहीं की। उनके स्कूल के हवाले से मैंने बात की और पूछा कि उनका स्कूल कैसा जा रहा है, क्योंकि बच्चों का ना उन्होंने बताया कि वो जो कुछ यतीम बच्चे हैं, जो लावारिस बच्चे हैं, उनको लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खोला है और उनको वो एजुकेट कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, एक मिशन है और ये बड़ी बात है। और ज़ाहिर बात है ये ऐसी इंसानियत की खिदमत है जो बहुत कम लोगों के जहन में आता है। उसके लिए आपको कोई फिलैंथ्रोप या कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए आपको बहुत बड़ा कोई अंबानी होना ज़रूरी नहीं है, मलिक रियाज होना ज़रूरी नहीं है। खैर मलिक रियाज साहब की मिसाल में अच्छा, उन्होंने तो कब्जे भी बड़े किए और करवाए भी। वो तो हमारे इस्टेब्लिशमेंट के पार्टनर भी रहे ना बिजनेस में। बट एनीवे, तो जस्टिस जवाद ख्वाजा ने जो है वो बड़ा थोड़ा सा डिस्कस किया। ये भी सुना है कि जो ट्रांसफ़र होने जा रही है बहुत सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की, और इस किस्म की ट्रांसफ़र से याद आया, जस्टिस जहांगीर साहब से भी मुख्तसर किस्म का हेलो हाय हुआ, गुफ्तगू हुई और उनसे ज़्यादा तफसीली सीटिंग नहीं हो सकी।
और लेकिन ये है कि वहाँ पे हाई कोर्ट में जस्टिस जवाद हसन भी लाहौर हाई कोर्ट के जैसे सदाकत भी मेरे ख्याल में वहाँ पे थे। जी जी, कुछ जजेस हैं जिनको मैं बाय फेस नहीं जानता, लेकिन कुछ जजेस मौजूद थे वहाँ पे लाहौर में। ठीक है, और काफ़ी अच्छी गैदरिंग थी। ठीक है। वकला भी थे, सलमान भी थे, एडवोकेट सलमान न्याजी भी सलमान थे, अकरम राजा, सलमान अकरम राजा भी थे, अली जफर, बैरिस्टर अली जफ़र भी थे, और काफ़ी वकला भी वहाँ पे मौजूद थे। काफ़ी वकला थे, लेकिन अटॉर्नी जनरल नहीं थे। ये एक बड़ा सवाल है। अटॉर्नी जनरल जो है वो उनके साथ बतौर जज जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर प्यूनिश जज थे। उनका उठना बैठना मामलात जस्टिस काजी फाइज़ा के दौर से ऑनवर्ड हम पिछले दो साल से देख रहे हैं। मेरे ख्याल में लेकिन वो इसके बावजूद अटॉर्नी जनरल का जो ओहदा है ना, उस पे अटॉर्नी का जो टाइटल है ना, वो थोड़ा हल्का पड़ गया है। बहरहाल हम कंक्लूड करें इस जी वीडियो हाँ, को। आखिर में दूसरी कचहरी वीडियो के ऊपर बात कर लें मुख्तसरन। नेक्स्ट हम वीडियो हम में बात नेक्स्ट कर वीडियो लेते पे हैं। बात करते हैं हैं एडवोकेट ईमान मज़ारी के केस पे जो जरा हुई है, बड़ी दिलचस्प है। जी, तो आप हमें इस वीडियो पे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।